सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मुल्क की मईशत इस वक्त बेहतरी की जानिब गामजन है। गुज़िश्ता 3 महीनों से करंट अकाउंट खसारा सरप्लस है। एक्सपोर्ट और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है, जिसके रवा माली साल 35 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर रहने की तवक्को की जा रही है। इन्फ्लेशन रेट 38% से कम होकर अब 7% पर आ गया है और हफ्तावार इन्फ्लेशन तो 3.5% की कम तरीन सतह पर आ गई है, जिसके नतीजे में स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट मजीद कम करके 13% कर दिया है और काइबोर 12 से 13% पर इस वक्त दस्तयाब है, जिसकी वजह से निजी शोबे के कर्जों में इजाफा देखने में आ रहा है। माशी माहिरीन और ट्रेड सेक्टर का यह कहना है कि मौजूदा मुल्की इक़्तिसादी हालात को देखते हुए स्टेट बैंक को शरह सूद में मजीद कमी करने की ज़रूरत है ताकि इकनॉमिक ग्रोथ और कारोबारी सरगर्मियाँ बेहतर हो सकें। इस वक्त हुकूमत का हदफ मुल्की आमदनी में इजाफा होना चाहिए, जिसके लिए मुल्की एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी होगी तो ही एक्सपोर्ट में इजाफा हो सकेगा और मुल्क की मईशत को मजीद सहारा मिलेगा। कल हमारे प्रोग्राम में डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चनाय साहब ने स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी पर मायूसी का इजहार किया था और कहा था कि हुकूमत के पास सुनहरा मौका था कि 5% तक की कमी की जाती। उन्होंने क्या कहा था, जरा सुनिएगा। मैं समझता हूँ कि जी एक अच्छा इकदाम जरूर है गवर्नमेंट का, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने माशी पॉलिसी का ऐलान किया, बैंक इंटरेस्ट रेट 200 पॉइंट्स कम किए, जो 2% बनता है। लेकिन बिल्कुल सही बात यह है कि जो इस वक्त हमारी माशी सूरत हाल है उसमें हमारा ये था कि कम से कम 5% जो है वो उसको नीचे जाना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा सुनहरी मौका था और ये सुनहरी मौका है। हुकूमत को अब भी चाहिए कि फौरी तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हिदायत जारी करें। आज ये पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इन तमाम माशी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद कम से कम 5% जो है वो इंटरेस्ट रेट को नीचे लाना चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं लाए। हम अब भी यही गुजारिश करेंगे कि जी इस पे दोबारा नजरसानी की जाए, जल्द ही दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग बुलाई जाए और इसमें ये फैसला किया जाए कि बैंक का इंटरेस्ट रेट जो है वो अब 10% के नीचे जाना चाहिए, सिंगल डिजिट के नीचे जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट को, पाकिस्तान के तमाम बिजनेस कम्युनिटी को फायदा हो। ताजिर बरादरी का मुतालबा है कि पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट में होना चाहिए। शरह सूद में कमी से न सिर्फ कारोबारी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी बल्कि माली बोझ भी कम होगा, जिससे मईशत की मजमूई तरक्की में बेहतरी आएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मुताबिक नवंबर 2024 में जनरल इन्फ्लेशन की शरह 4.9% तक कम हो गई है, जो कि गुज़िश्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में नुमायां कमी है। कमेटी का तज्जिया यह है कि पॉलिसी रेट में मोहतात अंदाज में कमी का ये तरीका इन्फ्लेशन और एक्सटर्नल अकाउंट्स के प्रेशर को काबू में रखने के साथ साथ इकनॉमिक ग्रोथ को पायदार बुनियादों पर तक़वियत दे रहा है। इस फैसले के बाद मरकजी बैंक का मकसद इकनॉमिक स्टेबिलिटी को बरकरार रखते हुए मईशत के मुख्तलिफ शोबों में मजीद बेहतरी लाना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 2025 में GDP की ग्रोथ 2.5 से 3.5% के दरमियान रहने की तवक्को जाहिर की है, जबकि जुलाई से अक्टूबर 2024 के दौरान एक्सपोर्ट में 8.7% इजाफा हुआ। ज़री पॉलिसी कमेटी ने फाइनेंशियल लॉसेस पर काबू पाने के लिए हुकूमत को टैक्स वसूली के आदाब के उसूल पर जोर दिया है। रवा माली साल की 2 तिमाहियों में FBR को रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना रहा है। तकरीबन 344 अरब रुपए कम टैक्स जमा किया गया है, जिस पर IMF को भी सख्त तशवीश है। IMF वफ्द के हालिया दौरे में IMF ने पाकिस्तान पर वाज़े कर दिया कि हुकूमत कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम, टैक्स और कस्टम ड्यूटी में छूट और बजट के अलावा सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर नहीं करेगी। IMF ने 1 जनवरी 2025 से सूबों में ज़राई टैक्स लगाने पर जोर दिया है, जिस पर अब तक 3 सूबे ज़राई टैक्स लगाने पर रजामंद हैं। IMF ने खसारे में चलने वाले SOEs खास तौर पर डिस्कोस की निचकारी का मुतालबा किया है। ये इदारे यौमिया 2.2 अरब रुपए का खसारा कर रहे हैं और गुज़िश्ता 10 साल में कौमी ख़जाने का 6000 अरब रुपए का खसारा कर चुके हैं, जो हमारे रवा माली साल के टोटल रेवेन्यू कलेक्शन का 50% है। अब ये सूरत हाल इस वक्त मौजूद है, खसारे बढ़ते जा रहे हैं और इसके बावजूद हुकूमत की क्रेडिट ले रही है कि मैक्रो इंडिकेटर्स इस वक्त खासे पॉजिटिव हैं। अब इस शरह सूद में 2% कमी का इम्पैक्ट इस वक्त हमारे मुल्क की इंडस्ट्री पर कितना ज़्यादा आएगा, कितनी हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट इससे बढ़ सकेगी, लोकल इन्वेस्टर्स का एतमाद मार्केट पर किस हद तक बहाल होगा, पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। आरिफ हबीब साहब बिज़नेस टाइकून है, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये एक्सपेक्टेशन थी बिज़नेस कम्युनिटी की कि 4 से 5
5% की कमी होगी इंटरेस्ट रेट में और एक बड़ा रिलीफ जो कि काफ़ी अरसे से ड्यू है वो मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ 2% की कमी जिस पर खासी इस वक्त मायूसी है न सिर्फ कराची के ताजरों में बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी में। आपके क्या तासुरात हैं इस पर? 4 से 5% की डिमांड थी, एक्सपेक्टेशन तो 2% की थी, और ये किया जा सकता था कि भाई 2 से मुमकिन है कि 2.5 और 3% भी हो जाए, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि इस कैलेंडर ईयर में कोई 9% के करीब जो है वो शरह सूद में कमी हुई है, जो आई थिंक इज वेरी वेलकमिंग। बेहतर होता कि ये 2.5 से 3% होती तो और जो है वो लोग ज़्यादा उसको वेलकम करते। तो अभी जो नंबर्स आए इन्फ्लेशन के, फिर इन्फ्लेशन के नंबर्स आ रहे अप्रैल ऑनवर्ड कुछ थोड़े से अपटिक होंगे, उन सब चीज़ों के पेश नज़र मुझे ऐसा लगता है कि ये 1% की और गुंजाइश थी, पॉसिबली शायद नेक्स्ट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इसको मजीद जो है वो कम किया जा सके। और साहब, इस 2% का हमारी बिजनेस या इकोनॉमिक एक्टिविटी पर क्या इस वक्त असर पड़ेगा? कितनी बिजनेस एक्टिविटी हमारी ग्रो करेगी? हमारे लोकल इन्वेस्टर्स का एतमाद इस वक्त कितना ज़्यादा मुस्तकिल बढ़ रहा है? एक्चुअली बेहतर होगा, क्योंकि ये टोटल इस साल में 9% की कमी हुई है। फिर काइबोर तो ऑलरेडी पहले ही नीचे गिर चुका है, और आज भी काइबोर जो है वो 12% पे है। तो पॉलिसी रेट जो है से लिंक बोरिंग नहीं होती, वो काइबोर से होती है। तो काइबोर तो आज जो है वो 12 के करीब ही जो है वो चल रहे हैं। तो उससे कारोबार को फायदे होंगे, बल्कि गवर्नमेंट को खुद जो है वो काफ़ी बड़ा फायदा होगा। और आपने सुना होगा कि जो बजट किया गया था, जो हमारा डेट सर्विसिंग अमाउंट, वो उसमें तकरीबन 1.5 ट्रिलियन की जो है वो बचत है। और ये इसलिए बचत है कि ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तेज़ी से जो है ये इंटरेस्ट रेट जो है वो गिरे हैं। अगर ये और भी मज़ीद कम होता तो ये और जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी सेविंग होती है और कारोबार के लिए भी बेहतरी का बायस होता है। तो ऐसा जब गुंजाइश थी भी, फिर इतना मोहतात रवैया, ये इतना कॉशियस बिहेवियर हुकूमत की जानिब से, इस वक्त हमें तो अब ओवरऑल अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी चाहिए, फिर हम इतना मोहतात होकर क्यों फैसले ले रहे हैं जबकि हमारे पास गुंजाइश भी मौजूद है? ये मोहतात इसलिए कि हमारा जो करंट अकाउंट के मसले रहते हैं हमें, तो हम वहाँ जो है वो वल्नरेबल हैं। तो आई थिंक उसको भी जो है वो मद्देनज़र रखना पड़ता है, इस वजह से ये कॉशियस अप्रोच लेते हैं। और आई बिलीव शायद ये भी एक अंडरस्टैंडिंग हो कि हम एक दफ़ा गिराएं और फिर बढ़ाने ना पड़े, तो वो ग्रेजुअली इसको गिराएं ताकि जो है वो उसमें कोई और आपको एक्सटर्नल अकाउंट पे किसी किस्म का शॉक न लगे। और एज बिजनेसमैन आरिफ साहब, इस वक्त जो हमारी हुकूमत की अप्रोच आप देख रहे हैं, जो डायरेक्शन देख रहे हैं, हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स इस वक्त खासे पॉजिटिव हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आने में थोड़ा वक्त लगता है। अभी एक आम आदमी का मेयार ज़िंदगी नहीं तब्दील हुआ या उसमें कोई ख़ास बेहतरी नहीं आई, तो ये अप्रोच आपको दुरुस्त नज़र आ रही है? ट्रैक इस वक्त दुरुस्त पकड़ लिया है हमारे जो भी इस वक्त थिंक टैंक्स हैं जो फैसला करने वाले हैं? लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बाद फिर अब ज़रूरत इस बात की है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरफ जो तवज्जो दी जाए। तो अभी भी जो है रियल इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं वो अंडर प्रेशर है, उनमें डिमांड कम है। ख़ास तौर पे जो हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कम है, हमारे जो हाउसिंग के अंदर डिमांड जो है वो कम है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी उसमें बहुत कम है। अभी कुछ थोड़ा से दिनों में उसमें अपटिक है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में अगर डिमांड जो है वो बढ़ेगी तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू भी बढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन होगा तो रोजगार के मौके भी जो है वो बढ़ेंगे, और लोगों के लिए फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और हाउसेस को खरीदने की भी जो है वो केस बनेगा। तो उससे जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो कंस्ट्रक्शन जिनको सपोर्ट करता है उनमें जो है वो बेहतरी आएगी। तो जो आप ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं वो फिर रोजगार के मौके बढ़ेंगे, तो वेजेस में जो है वो इजाफा होने का केस बन जाएगा। तो यूँ लोगों को जो महंगाई हो गई है उसको फिर फेस करने का जो है वो एक 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 सूरत बनेगी।
और पिछले दिनों में आरिफ साहब एक रुझान देखा जा रहा था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुंसलिक भी लोग बाहर जाने की बात कर रहे थे, इरादे भी उनके बन रहे थे, बहुत सारी कंपनीज दुबई शिफ्ट हुई भी हैं, ओवरऑल वो तमाम सेक्टर्स उसमें शामिल हैं। तो ये रुझान अब इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के पॉजिटिव होने के बाद इसमें कुछ कमी वाकई होगी अमली तौर पर? आई थिंक ये रुझान आपने बिल्कुल सही कहा कि ये रुझान था कि लोग दुबई जा रहे थे। इसमें जो डेवलपर्स हैं वो भी दुबई जा रहे थे और कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी जो है वो दुबई, क्योंकि वहाँ एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। बट जैसा उम्मीद है कि 2025 जो है वो आई थिंक रियल इस्टेट के लिए बेहतर होगा और फिर हुकूमत भी जो है वो इस ये कुछ इन पे जो है सोच विचार कर रही है कि हम कैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को का जो है वो फ़रोग़ दें। और आई साहब कुछ हमारे सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो इकोनॉमी पर ज़ाहिर है एक बड़े बोझ की सूरत में हैं, ख़ासतौर पर हमारा एनर्जी सेक्टर है जिससे हमारी इंडस्ट्री भी बड़ा मुतासर होती है जब तक वो टैरिफ 9 सेंट पर नहीं आ जाता जो कि रीजन में ज़्यादा रहेगा। फिर एक प्राइवेटाइजेशन का एक बड़ा इशू है, हमारे खसारे में जाते हुए एसओईज़ जो कि हमारी इकॉनमी पर एक बड़ा बोझ हैं। इन मामलात को लेकर जो हुकूमत की इस वक्त एक सोच है वो एक पॉजिटिव है, लेकिन प्रोसेस बड़ा स्लो है। तो इसमें आप कोई तेज़ी की उम्मीद, क्योंकि उस प्राइवेटाइजेशन के अमल में तो आप खुद भी पार्ट थे जब पीआईए को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आप बैक ऑफ हो गए। तो उस सारे एक चैप्टर के क्लोज़ होने के बाद अब एयर कराची आप लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन के अमल से मुतमईन नहीं थे आप लोग, हुकूमत की सिमत दुरुस्त नहीं है, या क्या इशूज़ आ रहे हैं कि वो अभी तक मुमकिन नहीं हो पा रहा है? लेकिन जो एनर्जी की कॉस्ट, बिल्कुल आपने सही कहा, वो ज़्यादा है। आई थिंक गवर्नमेंट को इसका एहसास नज़र आता है और उस पर जो है वो काम जो है वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है और ये वादा किया गया है कि अप्रैल 2025 तक जो है इसको 9 सेंट तक लाया जाएगा। लेकिन वो उसी वक्त मुमकिन होगा कि जब एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, और एनर्जी की डिमांड तब बढ़ेगी जब मैंने जो ये बताया कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की इंडस्ट्रीज हैं इनकी जो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर ज़ाहिर है उनके यहाँ एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, और एनर्जी की जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी कॉस्ट को कम लाने में वो एक रोल प्ले कर रहे होंगे। तो यूँ जो है वो डिमांड को बढ़ा के मुमकिन है ज़्यादातर कि वो कॉस्ट को कम लाया जाए। और बाकी जो दूसरे वो इक्विटी होल्डर्स के साथ जो है वो नेगोशिएशन में हैं या जो लोन्स हैं उनकी रीप्रोफाइलिंग जो है वो कर रहे हैं, तो उससे भी जो है वो कुछ कॉस्ट में कमी आएगी और कॉस्ट में कमी आएगी तो ये पास ऑन कर सकेंगे। लेकिन एक दूसरा मसला साथ में ये चल रहा है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अब सोलर एनर्जी और विंड पावर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो उससे जो इंक्रीमेंटल डिमांड भी है वो वहाँ चली जाती है, तो फिर उनका जो कैपेसिटी उन्होंने लगाई हुई है वो उसकी कंजप्शन का जो है वो बढ़ना जो है एक चैलेंज साबित हो रहा है। तो वो प्रॉब्लम है, लेकिन उसको करना ये ठीक है। जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन का ताल्लुक है, पीआईए आई थिंक अब उसको दोबारा से हुकूमत जो है वो रिस्ट्रक्चर कर रही है, उसको वो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है बनाए जाने के इक़दाम हो रहे हैं। और उसमें जो पिछले जो इन्वेस्टर्स थे, जो प्री क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स थे और जिन्होंने बिड नहीं किया, उनसे भी इनकी डायलॉग हुई है। और वो डायलॉग के बाद हुकूमत ने अब ये फैसला किया है कि इसको और इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो अट्रैक्टिव बनाया जाए ताकि ये इसमें प्राइवेटाइजेशन पे कामयाब हो सके। तो अब तो आज सब यूरोप के रूट्स भी बहाल हो गए और बहुत जल्द उम्मीद यही है कि यूके के रूट्स भी बहाल हो जाएंगे और उन सब का फिर जो रेवेन्यू भी मिलाकर कोई 65 to 70 बिलियंस के अराउंड बनता है। अब्दुल्ला साहब जो तर्जुमान है पीआईए के आए थे प्रोग्राम में, उन्होंने फिगर भी कोट किया था। तो अब तो शायद बिडर्स भी ज़्यादा होने चाहिए, ख़रीदार भी ज़्यादा होने चाहिए, और शायद जो बेस प्राइस थी या रेफरेंस प्राइस थी शायद उसको भी अब आगे बढ़ा दिया जाए। तो आप लोग दोबारा आएंगे बिडिंग में? दिलचस्पी है आप लोगों की? पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो हुई है, जो पहले भी ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि बाई मार्च ये हो जाएगा, लेकिन ये इसकी अर्ली अनाउंसमेंट हुई जो खुश आएंगे। इसमें आई बिलीव कि जो है जो अब हमारे भी इन्वेस्टर्स हैं दे वुड डेफिनेटली रिव्यू इट, और ये जब फाइनली स्ट्रक्चर ऑफिशियली आ जाएगा तो आई बिलीव कि वो दिलचस्पी जो है रहेगी।
अच्छा, लेकिन अब ये इसके साथ साथ जो एयर कराची की अनाउंसमेंट हुई और अभी ज़ाहिर है कि उसके लॉन्चिंग में खासा वक्त है, जो एक पूरा एक प्रोसेस होता है वो पूरा किया जाएगा। तो अब पीआईए से आप लोग थोड़ा मायूस हो गए थे, या उस हुकूमत का जो एक प्रोसेस का सिस्टम था उससे थोड़ा मायूस हो गए थे तो एयर कराची की तरफ चले गए, या फिर ये पहले से ये आइडिया था जहन में कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन में भी हिस्सा लेना है और फिर एयर कराची को भी लॉन्च करना है शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर? ये एक्चुअली दोनों सेपरेट चीजें हैं। पीआईए और इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। वो तो अलग से कुछ कराची के बिजनेसमैन जो है उन्होंने ये बेहतर समझा कि हम सियालकोट की मॉडल पे जो है वो कराची के कुछ बिजनेसमैन भी मिल के और ये करें, क्योंकि वो तो अब इनिशियली आई थिंक एक छोटी एयरलाइन होगी, उसको बड़ा होते हुए वक्त लगेगा, उसके सिस्टम्स बनते हुए वक्त लगेगा। लेकिन ये डिफरेंट एनिमल है, और पीआईए जो है वो डिफरेंट एनिमल है। वो तो एक ब्रांड है और एक कौमी एयरलाइन है। तो और उसके पास लोग हैं, सिस्टम्स हैं। तो उस हिसाब से जो है वो एक जो है वो बड़ी एयरलाइन है। और ये इसको अभी जो है वो इनिशिएट होंगे और इनिशिएट होकर सिस्टम्स बनेंगे, टीम बनेगी, फिर जाके ये ग्रो करेगा, तो उसमें कई साल लगेंगे। और आरिफ साहब, हमारी एविएशन इंडस्ट्री में इसका मतलब नए प्लेयर्स की इस वक्त गुंजाइश है, स्कोप अभी मौजूद है। जो पहले से कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं वो तो अपना एक नाम बना चुके हैं, एक मार्केट को वो कैप्चर कर चुके हैं। तो कोई नई एयरलाइन आए और अपनी मार्केट बनाए, ये तो एक बड़ा मुश्किल चैलेंज होगा, क्योंकि पीआईए खुद बड़ा कहीं कहीं समझें कि उसको भी कंपटीशन मिल रहा होता है प्राइवेट एयरलाइंस की जानिब से। नहीं, आई थिंक इसमें जो है वो कोई इतना बड़ा चैलेंज भी नहीं होगा। दुनिया में जो है बेशुमार एयरलाइनें हैं और वो सब जो है वो ऑपरेट कर रही हैं। तो ये एयर कराची भी जो है उसकी इब्तिदा होगी, और इब्तिदा होगी तो आई थिंक उसको एडवांटेज ये होगा कि इसको किसी किस्म की कोई लेगेसी नहीं होगी। तो वो जो जो उसका बैगेज होता है, लाइबिलिटीज होती हैं, उससे वो बिल्कुल फ्री होगा। तो उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होगी, वो एक नीश है। और जो पीआईए के लिए भी जो है वो होगी। तो उसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि जब इसकी जो है वो अनाउंसमेंट की गई, पब्लिक किया गया, तो कराची इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। अच्छा। तो कराची के तमाम लोग जो हैं वो इसमें दिलचस्पी रखते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि वो इसके अंदर इक्विटी में शामिल हों। और मुझे लगता है कि उनसे उनका पाकिस्तान से मोहब्बत, उनके कराची से मोहब्बत जो है वो उसका इंडिकेशन मिलता है। तो लोग ये हैं पाकिस्तानी कि अगर सही आइडियाज़ आप जो है वो फ्लोट करें तो लोग इसमें साथ देने के लिए तैयार नज़र आते हैं। तो आरिफ साहब, इसका मतलब बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस आप लोगों को मिला जो कोर टीम थी उसको। तो अब ये लॉन्चिंग कब तक आप लोगों ने प्लान की हुई है? चूँकि इसके लिए कोई नए तैयारे तो नहीं आपको ख़रीदने पड़ेंगे, लीज़ पर ही आप लोग इनिशियल 3 तैयारों के साथ इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये 2025 के अर्ली डेज़ में ही हम इसको लॉन्च होता देखेंगे, या अभी कुछ ताख़ीर है, कोई होमवर्क वगैरह कंप्लीट करना है इसका और फिर प्रॉपर तैयारी के साथ मार्केट में आएंगे? ठीक, जैसा कि आपको मालूम है कि ये इनिशिएटिव हनीफ गौहर साहब का है, और वो हनीफ गौहर साहब ने इसका इनिशिएटिव लिया है। फिर उनके साथ जो है और साथी भी हैं, फिर बशीर जानवर साहब भी उनको जो है वो हेल्प कर रहे हैं। तो उस पर आई थिंक जो नेचुरल रूट यही होगा कि जो है इसको प्रोफेशनली डेवलप किया जाए। तो इसमें जो है वो इब्तिदा हो गई है, और जो शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट सब नोट हो रहे हैं। और इस पर जब फाइनली फिर इसका एक बिजनेस प्लान भी जो है वो अंडर प्रिपरेशन है। और ये सब चीज़ें होने के बाद फिर उसको आपको जो न्यू अप्रूवल्स और परमिशंस भी लेनी पड़ती हैं। वो सब प्रोसेस को इसकी इब्तिदा जो है वो हो रही है। इट विल टेक सम टाइम टू रीच एट ए लेवल के जहाँ से ये ऑपरेशन शुरू हो सके। और एक आखिरी सवाल आरिफ साहब के, इसके ज़रिए कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है पाकिस्तान, या तमाम के तमाम लोकल इन्वेस्टर ही इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और वही शेयर होल्डर्स हैं? ये अभी तो आई थिंक वही शेयर होल्डर हैं लोकल। और इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है इसमें दिलचस्पी लें और वो भी इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट करें।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब। सरबराह आरिफ हबीब बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शुजात फारूक साहब चीफ ऑफ रिसर्च पाइड हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे अब जो हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस हैं और ये कहा जा रहा है वज़ीर ख़जाना की जानिब से कि IMF का आखिरी प्रोग्राम है और इसके बाद हम इससे छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, तो ये कितनी रियलिस्टिक अप्रोच है और इसके लिए किन किन इक़दामात को उठाना इस वक्त हुकूमत के लिए ज़रूरी है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और वज़ीर ख़जाना मुख्तलिफ़ मकामात पर या मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जब भी गुफ्तगू करते हैं बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं और उनकी जानिब से अक्सर ये कहा जाता है कि ये IMF प्रोग्राम अब एक आखिरी IMF प्रोग्राम है और उसकी जानिब दुरुस्त सिमत में इस वक्त हुकूमत बढ़ रही है और कुछ माशी इक़दाम ऐसे उठाए जा रहे हैं कि कोशिश ये की जा सके कि अब IMF से छुटकारा हासिल किया जा सके। लेकिन क्या एक रियलिस्टिक अप्रोच है और इसी के मुताबिक इस वक्त हमारी हुकूमत फ़ैसले भी ले रही है? चूँकि हम देखते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी डिमांड करती है 4 से 5% शरह सूद में कमी की, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2% का एक फ़ायदा मिलता है। इन्फ्लेशन रेट को हम सिंगल डिजिट में तो आते हुए देखते हैं, लेकिन अभी भी कुछ रीजन में आसपास हमारे ऐसे ममालिक मौजूद हैं जहाँ इंटरेस्ट रेट, जहाँ इन्फ्लेशन रेट हमने माइनस में भी जाते देखा, बड़ी ज़बरदस्त रिकवरीज वहाँ पर देखी हैं। और जो ओवरऑल इस वक्त एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इशू है, फिर जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन का निज़ाम किसी भी तौर पर बेहतर नहीं हो पा रहा है, यानी वो टैक्स नेट को बढ़ाने के एतबार से हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ कमियाँ और खामियाँ मौजूद हैं। तो अभी जब बड़े लेवल पर इस्लाहात नहीं हुई तो किस तरह से इस IMF के प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम कहा जा सकता है और राइट डायरेक्शन हुकूमत की क्या हो सकती है, कौन कौन से स्टेप्स इस सिलसिले में ज़रूरी हो सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शुजात फारूक साहब चीफ ऑफ रिसर्च हैं पाइड के, हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे माशियात में हैं। बहुत शुक्रिया शुजात साहब प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब अक्सर हम देखते हैं हमारे जो वुज़रा हैं वो बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से औरंगज़ेब साहब ने भी खिताब किया और कुछ उनकी गुफ्तगू का मतलब ये निकला कि वो ये कह रहे हैं कि अभी IMF का प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम है, हुकूमत की सिमत बड़ी दुरुस्त है, तो हम ये 3-4 सालों में क्या इतना बेहतर कर लेंगे अपनी इकॉनमी को कि अगली बार हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए अभी तो ये कबल अज़ वक्त है ये कहना कि जी कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है। हम अभी बहुत से कोर इश्यूज में फंसे हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें वो मुल्क आगे जाते हैं जिनकी सेविंग अपनी बढ़ती है, जिनकी इन्वेस्टमेंट अपनी होती है, जो एक सफिशिएंट टैक्स कलेक्ट करते हैं, और पार्टिकुलरली हमारे आप बहुत से हमसाए मुल्क देखें तो जिनकी GDP ग्रोथ पिछले 10 साल में 6-7% है। तो शायद अभी तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछले 10 साल में हमारी जो ग्रोथ है वो 3.5% है और वो नेगेटिव भी गई और वो बहुत इम्प्रेसिव नहीं थी। गवर्नमेंट इस दफ़ा भी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो 3.5% को अचीव करेगी। देखिए कुछ रिकवरी हुई है। रिकवरी अगर आप देखें तो रेमिटेंसेस हमारी बड़ी डिसेंट बढ़ी हैं। इस साल लग रहा है कि तकरीबन हम $35 बिलियन को टच करेंगे। एक्सपोर्ट के अंदर एक रिकवरी हमें नज़र आ रही है कि तकरीबन 12-13% बढ़ रही हैं और शायद इसके लिए हमें कुछ कुशन मिले हैं। वो कुशन क्या है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं। ऑयल प्राइसेस कम होने से तकरीबन हमें एनुअली $12 बिलियन का फ़ायदा हुआ है और वो हमें फिर करंट अकाउंट के अंदर भी नज़र आ रहा है कि पिछले 3-4 माह में गवर्नमेंट का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस है। बड़ी देर के बाद ये सरप्लस हुआ है। लेकिन हम कहें कि हम चैलेंजेस से निकल आए हैं तो वो नहीं है, क्योंकि इस साल भी देखें तो हमारा 60-65% बजट इंटरेस्ट पेमेंट को जाएगा और इतनी मैसिव इंटरेस्ट पेमेंट जाहिर है गवर्नमेंट के पास चॉइस नहीं है कि वो पब्लिक के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड करे और इसीलिए आपको नज़र आ रहा है कि हमने बहुत से टैक्सेस एनहांस किए, नॉन टैक्सेस को एनहांस किया और जाहिर है वो टारगेट हमारे IMF के साथ कमिटेड हैं। और अभी आपने देखा होगा कि पहले क्वार्टर में जब 189 बिलियन हम टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाए तो उसका एक प्रेशर आया और आपने देखा कि IMF का जो मिशन है वो जल्दी आया और उन्हें रिव्यू किया कि जी आपके चैलेंजेस क्या हैं। तो मेरे ख्याल से लेकिन हम एक समत को पकड़ रहे हैं। अल्लाह करे कि हमारी पॉलिसीज कंसिस्टेंट हों, अल्लाह करे कि जी हम इन पॉलिसीज को आगे लेके चलें कि जिससे अल्टीमेटली इकानमी और आम बंदे को फ़ायदा हो। तो शुजा साहब कुछ इंडिकेटर्स तो अब पॉजिटिविटी की तरफ जा भी रहे हैं। 22% से शरह सूद का 13% पर आ जाना और लगातार 5 रिव्यूज़ में इसमें कमी, गो के वो जो एक्सपेक्टेड कमी थी वो उतनी नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद भी लोकल इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ता हुआ नहीं देख रहे। एक लोकल इन्वेस्टर का हमारी अपनी मार्केट पर
हमारे अपने एरियाज़ में अभी भी वो एतबार नहीं मौजूद? देखें, जो लोकल इन्वेस्टर है पाकिस्तान में, ये हमारा एक बड़ा डायलेमा है, बड़ा क्रॉनिक इशू है कि पिछले 5 डिकेड में हमारी जो सेविंग है या इन्वेस्टमेंट है जीडीपी की, वो सिर्फ 12-13% है। तो आप सबसे पहले ये समझे कि हमारे मुल्क की कोई बहुत अच्छी सेविंग नहीं है। हमारे हमसाए में चले जाए तो ये 22% मिलेगी, चाइना में 25% मिलेंगी। तो सबसे पहले, और जो लास्ट हमारी अभी एक महंगाई आई है पिछले 2-3 साल में, उसने भी मिडिल क्लास की सेविंग को डिस्टर्ब किया है। तो लोकल सबसे पहला तो चैलेंज है कि हमारे पास अपनी सेविंग नहीं है। दूसरा बड़ा चैलेंज है कि जो सेविंग आती हैं वो मोस्टली अनप्रोडक्टिव चीज़ों में चली जाती हैं। लोगों के बिहेवियर्स आप देखें, वो प्लॉट्स में चले जाएंगे, वो स्टॉक मार्केट में भी इवन आपको इतनी नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारी स्टॉक मार्केट सिर्फ 5-6% है जीडीपी का। इंडिया में 96% है और बहुत से मुल्कों में वो 100% से भी ऊपर है। तो हमारे लोग स्टॉक मार्केट में भी पैसा नहीं लगाते। हाँ, ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि ये जो पॉलिसी रेट डिक्लाइन हो रहा है 22% से अब 13% पे आ गया है। तो आप देखें पिछले 2-4 साल में तो लोगों के पास सबसे बड़ी इंसेंटिव थी कि वो बैंक में पैसे रखें, क्योंकि आपको इतना बैंक अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, 20-22% दे रहा है। तो मेरे ख्याल से अब वो टाइम आ रहा है कि जहां से अब ये पैसा बैंकों से निकलेगा और कहीं और इन्वेस्ट होगा, वो चाहे रियल स्टेट हो, चाहे वो छोटी बहुत मैन्युफैक्चरिंग हो। और जो बिजनेस कम्युनिटी है, चांसेस हैं, जो मुझे लग रहा है कि ये 13% से भी अगले 2-3 माह में ये नीचे आएगा। जब नेक्स्ट टाइम पॉलिसी रेट दोबारा रिवाइज होगा तो ये कोई तकरीबन 9-10% पे आएगा। और उसकी वजह ये है कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल है। आप देखें, जो नवंबर की इन्फ्लेशन थी वो 4.9% थी। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान ने इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल किया, और उसकी वजह एक फूड इन्फ्लेशन काफ़ी बेहतर हुई है। एनर्जी, स्पेशली एनर्जी इन्फ्लेशन हमने बहुत हाई फेस किया है, पेट्रोल की प्राइसेस, बिजली की, अब वो किसी हद तक स्टेबल हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि ये अब हमारी कुछ बिजनेस जो इन्वायरमेंट है वो इसकी वजह से चलेगा। लेकिन उसके साथ जाहिर है डेफिनेटली जो हम बार बार कह रहे हैं कि हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए। और वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या है कि बिजनेस को ईज करें, उसके लिए हमें रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को बेहतर करना होगा, कॉस्ट को बेहतर करें। उसके लिए जाहिर है अभी भी हमारी जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो कंपैटिबल नहीं है। इस प्राइस के ऊपर कोई भी बंदा बिजनेस नहीं कर सकता। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट को पैरेलली रिफॉर्म्स लेनी होंगी, तब शायद हम कह सकेंगे कि ये हमारा IMF का आखिरी प्रोग्राम है। और इस वक्त ज़ाहिर शुजा साहब जो एनर्जी रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं, उसमें अगर हम टैक्स रिफॉर्म्स को भी शामिल कर लें तो ये 2 बड़े अहम शोबे हैं और इनमें रिफॉर्म्स हमें कहीं भी होते हुए नज़र नहीं आ रहे। एनर्जी के शोबे में पिछले साल की निस्बत इस साल TND के लॉसेज का फिगर हमने बढ़ता हुआ देखा, क्योंकि कुछ कैपेसिटी चार्जेस की मद में ज़रूर रिलीफ इस वक्त हुकूमत लेने में कामयाब हुई है। अब वो कितना होता है वो तो अगले साल पता चलेगा, लेकिन ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेज अपनी जगह पर हैं। फिर जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है उसमें हम टैक्स पेयर्स को तो मज़ीद टैक्स करते जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी नेट तो हम नहीं ब्रॉडन होता हुआ देख रहे हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, हम शायद अभी तक को बहुत मेजर रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जा रहे। चलें, कुछ हमने उस पर सोचना शुरू कर दिया है, जिस तरह डिस्कोर्स की प्राइवेटाइजेशन है, जिस तरह आप देखें गवर्नमेंट एक और एंटिटी शायद क्रिएट करने जा रही है कि जो FBR को मॉनिटर करेगी। जिस तरह आप पिछले दिनों PIA को देख रहे थे कि जी के हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमें स्टेट ओन इंटरप्राइजेस को, जो कि वो भी तकरीबन 1 ट्रिलियन से ऊपर लॉसेस कर रहे हैं, इसकी तरफ जाना होगा। तो मेरे ख्याल से ये सारे फैक्टर्स हैं। उसके अलावा आप देखें गवर्नेंस की रिफॉर्म्स आ जाती हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़ एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है कि वो मुल्क जहाँ पे इन्वेस्टर पैसा लेके आता है वो देखता है कि उस मुल्क का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्या है। मैं अगर पैसा लेके आऊँगा तो ये तो नहीं होगा कि अगले 2 साल में 3 साल में पॉलिसी चेंज हो जाती हैं। और शायद हमारा सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि हम बहुत क्विकली टैरिफ पॉलिसीज इनको चेंज करते हैं। तो ये पैरेलली शायद जब तक हम ये इस तरफ नहीं जाएंगे हमें ये चैलेंजेस आएंगे। आप देखें तो अभी भी हम नॉन टैक्स रेवेन्यूज को बहुत क्विकली एनहांस कर रहे हैं, टैक्सेस लगा रहे हैं। तो ये प्रेशर्स के से जाहिर है डेफिनेटली जो एक बिजनेसमैन है वो इम्पैक्ट होता है। तो मेरे ख्याल से पैरेलली एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, इस तरह गवर्नमेंट को इफोर्ट करनी चाहिए, जहाँ पे हम एक आम बंदे के लिए ईज क्रिएट करें और जो गवर्नमेंट है वो ऐसी रेगुलेशंस लेके आए कि जिससे हमारा इन्वायरमेंट बेहतर हो। तो शिराज साहब, जिस तरह अभी IPPs के साथ हम नए मुआहदे होते देख रहे हैं, पुराने मुआहदों को रिव्यू करने के लिए इस वक्त हुकूमत कोशिश कर रही है, तो अब इससे भी हमारे लोकल इन्वेस्टर का और फॉरेन इन्वेस्टर का एतमाद शेकी हो सकता है, चूँकि
मुआहदे हो गए पिछली तारीखों में, उस वक्त की टर्म्स एंड कंडीशंस पर सिग्नेचर्स हो गए, गवर्नमेंट्स ने एग्री कर लिया और अब हम उनको रिव्यू करने की बात कर रहे हैं चूँकि उस वक्त टर्म्स एंड कंडीशन सही नहीं थी, हमें अब पे ऑफ करना पड़ रहा है। तो आगे अब वो चाहे कहीं से भी इन्वेस्टमेंट आए, किसी भी सेक्टर में आए, लेकिन इन्वेस्टर एक लम्हे को तो सोचेगा कि यहाँ पर फिर आने वाली गवर्नमेंट्स उनको रिविजिट करने की कोशिशें करती हैं। देखिए, आईपीपीज में गवर्नमेंट ने जस्ट कहा होगा कि हमने रिविजिट किया है। जाहिर है एक जब जो मुआहदा असाइन हो जाता है उस मुआहदे को आप चेंज नहीं कर सकते। और मेरी बात नोट करें कि गवर्नमेंट ने कोई भी मुआहदा किसी का चेंज नहीं किया। जो आईपीपीज के साथ कुछ मुआहदे हमने मिड 90s में साइन किए थे, वो मुआहदों की टाइम खत्म हो गया और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम लिया है कि उन मुआहदों को एक्सटेंशन नहीं दी। ये कुछ मुआहदे ज़ाहिर है हम आईपीपीज के साथ एक्सटेंड कर रहे थे। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त हमारी जो एनर्जी की डिमांड है समर में पीक में वो तकरीबन 23,000-25,000 मेगावाट है और हमने जो मुआहदे साइन कर चुके हैं वो तकरीबन 45,000 मेगावाट के, और विंटर में तो आप देखें वो डिमांड श्रिंक हो गए, सिर्फ 8-9% 8-9,000 रह जाती है। तो मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम किया कि अभी भी जो मुआहदे ख़त्म हो रहे हैं, नंबर 1 उनको ख़त्म करें, उनको आगे एक्सटेंड ना करें, टर्म्स एंड कंडीशंस इजी करें जो कंपैटिबल हैं, और जो फ्यूचर में आईपीपीज लेके आनी है उनको कंपैटिबल बेसिस पे लेके आए, यानी उसकी प्रोक्योरमेंट करें ताकि आपको सस्ती बिजली मिले। तो ऐसे मेजर्स लें कि जिससे हम एनर्जी की प्राइसेस को कम कर सकें। तो मेरे ख्याल से हमने ये जो मुआहदे साइन किए ये उस तरीके से बहुत एक अच्छी प्रोक्योरमेंट नहीं थी, एक ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट नहीं थी, और शायद हम बहुत महंगे तरफ गए थे। तो इन चीज़ों को रिविजिट करें। ठीक है। और जब कुछ थोड़ा सा तजाद भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में ये खासतौर पर आईपीपीज़ और ये सस्ती बिजली को लेकर इस वक्त नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट ये कहती है कंजम्पशन बढ़ाएं ताकि ये जो कैपेसिटी चार्जेस हैं ये कम से कम हो सकें और लोगों पर से बोझ कम हो सके। फिर हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमतें लाखों की तादाद में सोलर बांट रही हैं, गो के वो बहुत सारे गरीब घरानों को मिल रहे हैं और अच्छी बात है और वो उनकी मदद होनी चाहिए। लेकिन पंजाब में 2 लाख, सिंध में 2 लाख और KPK में कोई 1 लाख, 1.25 लाख, फिर बलूचिस्तान में भी ऐसी 50,000। तो ये तो कंजम्पशन अगर आप खुद कम कर देंगे और फिर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो खुद सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ भी कंजम्पशन पर एक बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। अगर कंजम्पशन को हम कर्टेल कर देंगे तो फिर ये कैपेसिटी चार्जेस को हम कैसे फिर हैंडल कर सकेंगे? देखिए, ये एक नेचुरल शिफ्ट है। 2 चीजें हैं उसमें। देखें, एक तो आप पब्लिक को देखें, जो थोड़ा सा अफोर्ड कर सकता है वो सोलर की तरफ जा रहा है। इस वक्त जो नेट मीटरिंग है वो तकरीबन हमारी 6,000 मेगावाट की तकरीबन हो चुकी है, और कुछ गवर्नमेंट के भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो सोलर की तरफ है। कुछ फिर हम सब्सिडीज दे रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे घर हैं उनको गवर्नमेंट छोटे छोटे यूनिट जिसको कहते हैं वो दे रही है। अब इस सारे से जो इम्पैक्ट हो रहा है वो तो ये है कि जो बिजली कंज्यूम करेगा उसके लिए और महंगी हो जाएगी, क्योंकि जो अफोर्ड कर सकता है वो सोलर की तरफ जा रहा है, जो गरीब है उसको भी हम सोलर दे रहे हैं। तो जो हमारी बिजली है, हम तो देखें कैपेसिटी पेमेंट 40,000 मेगावाट की दे रहे हैं, बिजली की हमारी डिमांड बहुत थोड़ी है, तो जो बिजली कंज्यूम करेगा उसको ज़ाहिर है चार्जेस बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से तो जो वो हमारा व्हीलिंग पाइट की एक स्टडी है, व्हीलिंग चार्जेस है कि आप कंपैटिबल बेसिस पे फर्ज करें कि मेरे पास अगर 3 बायर हैं कि जिनसे मैं खरीद सकता हूं बिजली, तो मैं जो मुझे सस्ती दे मैं उससे ले लूं। तो मेरे ख्याल से फ्यूचर में हमें आईपीपीज को इस तरफ लेके जाना होगा कि जहां पे जो हमें सबसे सस्ती बिजली दे हम उससे लें। तो मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत प्रॉफिट भी कमाया, वो आपको भी पता है, कैपेसिटी पेमेंट की मद में भी, उसके अलावा भी इनने प्रॉफिट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉलर्स के अंदर रेट रखा गया, 18-20% प्रॉफिट दिया गया। तो ये सारे से व्हीलिंग की तरफ आए कि जहाँ पे ये जितने बिजली के प्रोड्यूसर्स हैं जो सस्ती बिजली दे आप सिर्फ उससे खरीद। सही। लेकिन आप ये बताएं कि क्या ग्रिड से भी कोई इस तरह का की सब्सिडी या कोई ऐसा सिलसिला शुरू किया जा सकता है कि आप उसको ग्रिड पर ही अप्लाई कर दें कि जितने उसके यूज़र्स हैं वो सभी उससे फिर वो फ़ायदा उठा सकें, कंजम्पशन भी आपकी बढ़ सके, और जो सोलराइजेशन पर इस वक्त लोगों का की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो रही है वो भी थोड़ी सी ज़रा एक कंट्रोल में आ सके। क्योंकि जब तक ये आईपीपीज़ का मसला कुल वक्ती तौर पर नहीं हल होता उस वक्त तक आप सोलराइजेशन पर किस तरह से शिफ्ट हो सकते हैं? तो कैपेसिटी चार्जेस तो फिर बहुत ह्यूज हो जाएंगे। देखिए, सोलराइजेशन पे जो हम शिफ्ट हो रहे हैं, मैंने आज अर्ज किया, उसके 2 फैक्टर्स हैं। एक तो पब्लिक अफोर्ड कर रही है और वो उसको लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि जी अगले 5 साल 10 साल के लिए हम अपने बिजली के बिल को कैसे कम कर सकते हैं, और दूसरा गवर्नमेंट
कि कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स हैं कि जिस तरह हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, सब्सिडाइज कर रहे हैं, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो इसको कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से जो मैंने आपको अर्ज किया है कि जी के ये लोकल ग्रिड का कॉन्सेप्ट होता है, जो व्हीलिंग का कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया है कि फर्ज करें आप बिजली के प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, और मैं जिसको कहते हैं मैं कंज्यूमर हूं, तो मुझे जहां से सस्ती मिलती है मैं वहां से ले। जिस तरीके से आप देखें इवन सोलर्स को भी आप इस तरीके से ले गए, तो ये दुनिया के अंदर कंपैटिबल इन्वायरमेंट चल रहा है कि इस वक्त देखें हमारे आईपीपीज के साथ फिक्स टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, प्रॉफिट फिक्स हैं, कैपेसिटी चार्जेस हैं, उसके अंदर कहीं पे भी कंपटीशन नहीं है, डिस्पाइट कि ये जिसको कहते हैं कि डजन्स के अंदर आपके आईपीपी सर्व कर रहे हैं, लेकिन और बिजली भी सरप्लस पड़ी हुई है। तो मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि देखिए मेरे पास अगर 3 सेलर्स हैं तो जो मुझे सबसे सस्ती देगा मैं सिर्फ उससे लूंगा, तो इससे ऑटोमेटिकली कंपटीशन आएगा और ये जाहिर एफिशिएंसी की तरफ भी जाएंगे, फिर अपनी कॉस्ट भी कम करेंगे और फिर वो डेफिनेटली एक कंज्यूमर को फायदा होगा। ठीक है। और शुजात साहब दूसरा जो बड़ा मेजर इशू है आखिर में उसको भी हम थोड़ा सा ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि अब ये जो टैक्स का शॉर्टफॉल 4-5 माह में कुछ 350 अरब तक पहुंच गया है, फिस्कल ईयर ख़त्म होते होते ये 800-900 अरब तक अगर पहुंचता है तो हमने एक बड़ा ह्यूज टारगेट पहले सेट कर लिया, फिर हम उस तक पहुंच भी नहीं पा रहे, फिर जो टैक्स पेयर्स हैं हम उन पर हमने बहुत ज़्यादा टैक्स लाद दिया, हम अपने नेट को भी टाइमली ब्रॉडन नहीं कर सके। तो ये पहले होमवर्क करना चाहिए था, उसके बाद टारगेट फिक्स करना चाहिए था, या टारगेट फिक्स कर लिया है अब हम बस एक मिनी बजट की सूरत में या कोई और ऑल्टरनेट सोल्यूशन ला के उस टारगेट तक किसी ना किसी तरह पहुँच जाएँ बस? देखिए मेरा एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि जो पिछले 2-4 साल में हमारा कभी भी ग्रोथ टारगेट नहीं रहा है, हमारा टारगेट है टैक्सेस को। देखिए जो ग्रोथ है इकोनॉमी को वो चलाती है, टैक्सेस नहीं चलाते, लेकिन चूंकि हमारा गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हैवी है, फिर हमने इंटरेस्ट पेमेंट देनी है, तो हमारा जोर बहुत ज़्यादा टैक्सेस के ऊपर है। आप वेस्टर्न इकोनॉमीज में चले जाए, जब वहाँ पे ग्रोथ कम होती है, इकोनॉमी रिसेशन में होती है, तो वो टैक्सेस को कम करते हैं ताकि लोगों के लिए, बिजनेस के लिए ईज क्रिएट हो। हमने इस साल जो टैक्सेस का टारगेट है वो बहुत हैवी और बहुत सुपर एम्बिशियस रखा हुआ है कि जी 30% हम उसको एनहांस करेंगे। अब देखिए उसमें पहले क्वार्टर में शॉर्टफॉल आया, जो मेरी अपनी एस्टिमेशन कह रही है कि ये शायद हम 600-700 बिलियन के ऊपर एंड ऑफ द ईयर चले जाएं। लेकिन आप पाकिस्तान में देखें हिस्टोरिकली हमारे पास मिनी बजट आते हैं, तो IMF के साथ जो एग्रीमेंट हमारा है उसके अंदर ये इन्होंने रखा हुआ है कि जी कि कौन कौन से एरियाज हैं कि जहाँ पे फर्ज करें आप इंपोर्ट के ऊपर रॉ मटेरियल पे टैक्सेस लगा देंगे, आप फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा देंगे, सीमेंट के ऊपर आप हो सकता है 100 रुपया पर बोरी ऐड कर देंगे, तो ये कुशन है। लेकिन जो एक थोड़ी सी अच्छी चीज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट के पास अभी तक स्पेस है। मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, ज़ाहिर है डेफिनेटली उसका करंट अकाउंट पे इम्पैक्ट है। करंट अकाउंट हमारा सरप्लस में है, ऑयल प्राइसेस अभी फेवरेबल है, तो हमें तकरीबन $12 बिलियन उधर से मिल रहा है। और एक और अच्छी चीज़ है कि ये जो पॉलिसी रेट कम हुआ है, इससे जो इस साल इंटरेस्ट पेमेंट थी ये तकरीबन टारगेट था 9.8 ट्रिलियन का, और जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है इससे तकरीबन 8.3 ट्रिलियन मीन के हमने पे करना होगा, तो तकरीबन 1.5 ट्रिलियन जो कि 1500 अरब बनता है, वो इस पॉलिसी रेट के कम होने से गवर्नमेंट को फायदा हुआ है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास इस वक्त स्पेस है कि जी कि ये अगर 600-700 बिलियन का शॉर्टफॉल आ जाए तो ये कोई बहुत बड़ा शॉर्टफॉल नहीं होगा। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शुजात फारूक साहब, चीफ ऑफ रिसर्च मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।